नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी का अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये चैनल अनप्रोफेशनल एजुकेशन 100 प्लस सब्सक्राइबर जो है वो अचीव कर चुका है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। एक बात के लिए मैं आप सभी से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 2 या 3 महीने से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दरअसल बात यह थी कि मेरा यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम्स था, जिसकी तैयारी में मुझे समय देना पड़ा। इसके वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, बट अब जो है यहाँ से रेगुलर वीडियोस अपलोड की जाएंगी। और आने वाले एग्ज़ाम्स, क्योंकि दिसंबर में बीपीएससी का भी एग्ज़ाम्स है, साथ ही साथ बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले तक इस वीडियो सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर लूँ। सो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम लोग ये वीडियो शुरुआत करते हैं। दिस इज़ अबाउट मी, राजीव रंजन सिंह। ये मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं, और यह बुक वेरियस बिहार रिलेटेड एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार ईएसआई हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिहार रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन जो है वो दिए गए हैं। चाहे वो इंफॉर्मेशन हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, या फिर आर्ट एंड कल्चर जो कि स्पेशली बिहार बेस्ड है, उसके रिलेटेड भी सारे इंफॉर्मेशन इसमें दी गई हैं। तो अगर आप इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको फिर बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे बच नहीं पाएगा। सो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर जो है इस बुक का वो कंप्लीट कर लिया है, और अगला चैप्टर मौर्य एम्पायर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य एम्पायर जो है वो नंद डायनेस्टी के बाद आया था, यानी कि नंद डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद मौर्य डायनेस्टी जो है वो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। मौर्य एम्पायर या फिर मौर्य डायनेस्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। दोस्तों, यहाँ भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है चंद्रगुप्त मौर्य की, चाणक्य की और घनानंद की। कहा यह जाता है कि जो घनानंद था वो काफ़ी ज़्यादा क्रूएल रूलर था। वो जितने भी टैक्सेस थे या फिर डेवलपमेंट थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने महल में या फिर अपने लिए करता था। जो लोग थे उनके लिए उसका कोई भी रुझान नहीं था, यानी कि लोगों के प्रति उसकी कोई भी संवेदना नहीं थी, जिसके वजह से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था और लोग जो थे वो राजा से नाराज भी थे। और उसी दौरान चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य जो है वो घरानंद के जो कोर्ट होता है, दरबार होता है, वहाँ पर गया था, जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती जो है वो, इंसल्ट जो है वो झेलना पड़ा था। उसके बाद से ही चाणक्य ने ये प्लेस लिया, ये प्रण किया कि इस राजा को जो है गद्दी से नीचे उतारना ही पड़ेगा। एक तो इनका पर्सनल जो आपका जो इंसल्ट हुआ था, जो इनकी बेइज्जती की गई थी, उसके वजह से भी, और साथ ही साथ ये जो घनानंद था ये काफ़ी क्रूएल राजा था, कोई भी इसके शासन पर खुश नहीं था। तो इसके लिए भी चंद्रगुप्त चाणक्य ने ये प्लेस किया कि इस राजा को मुझे यहाँ गद्दी से नीचे उतारना है, और इसी के लिए उसने अपने लिए एक सुयोग्य और काफ़ी जिसको कह सकते हैं कि जो आगे चल कर के वैसा शासक बन सके, वैसे लड़के की तलाश इन्होंने शुरू कर दी थी। और इनकी मुलाकात फिर हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसमें इन्होंने वो सारे गुण देखे और फिर इनको अपना शिष्य बनाया, इनको हर चीज़ की शिक्षा दी,
और शिक्षा देने के बाद फिर इनको नंद डायनेस्टी यानी कि जो खनानन था उसके राज्य पर अटैक करवाया, आक्रमण करवाया, और फिर जब खनानन को चंद्रगुप्त ने हरा दिया और फिर चंद्रगुप्त को वहाँ पर जो मगध का वहाँ पर उसको शासक बना दिया गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चंद्रगुप्त, घनानन और चाणक्य के बारे में। चाणक्य दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कुटिल, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी जो बुक लिखा गया है अर्थशास्त्र, उसमें जो लिखी गई बातें हैं वो आज के समय में भी, आज के जो राजनीति है उसमें काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठता है उनकी बातें। या फिर जो शासन है, किसी भी देश को चलाना है वो को कैसे चलाना चाहिए, क्या उसके प्रिंसिपल्स है, ये सारे इनके बुक में जो था वो मेंशन किया हुआ था, और वो आज के संदर्भ में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो शुरुआती जीवन है यानी कि इनकी अर्लियर लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किसी को पता नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो उनके अर्ली लाइफ के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि अगर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की बात करें तो इसमें इनको मूरा का बेटा जो है वो बतलाया गया है, और ये बतलाया गया है कि जो मूरा थी वो घनानंद के कोर्ट में ही, घनानंद के दरबार में ही एक लो कास्ट की महिला थी, यानी कि एक शूद्र वुमन थी, और उन्हीं का बेटा जो है वो चंद्रगुप्त बतलाया गया है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में। यानी कि इनको एक नीची जाति का बतलाया गया है, और इनकी जो माँ है ये बतलाया गया है कि इनकी जो माँ मूरा जो है वो घनानंद के ही दरबार में जो है वो काम करती थी। अगर बात करते हैं अगर बात करें हम लोग बुद्धिस्ट सोर्स के बारे में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, तो इनको जो है एक काफ़ी छोटा रिपब्लिक का शासक बतलाया गया है। यानी कि एक रूलिंग क्लैन है जिसका नाम है पिपलीवना, जो कि गोरखपुर रीजन में, गोरखपुर का जो जगह है यहाँ पर, उस वक्त वहाँ पर वो था, और इनको इसी क्लैन का, इसी डायनेस्टी का बतलाया गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार। यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार जो चंद्रगुप्त हैं वो एक छोटे से रिपब्लिक पिपलीवन या फिर पिपलीवना, जो कि अभी के गोरखपुर का जो तराई रीजन है, यानी कि नेपाल का जो तराई रीजन जहाँ पर गोरखपुर है, वहाँ पर उसको बतलाया गया है। तो ये है बौद्धिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर बात करते हैं जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य पोशाका का पुत्र बताया गया है। मयूर पोशाका यानी कि वो लोग जो मोर को पालते थे, मोर को घरेलू, यानी कि उनका मतलब पालते थे उनको, तो उनकी जो बेटी थी यानी कि डॉटर ऑफ मौर्य पोशाका, उसका बेटा बतलाया गया है। और शायद इसी के अकॉर्डिंग जो है इनका नाम मौर्य पड़ा, मौर्य, क्योंकि ये जो है एक मोर को पालने वाले के बेटे थे, यानी कि उनकी बेटी के बेटे थे, इसलिए शायद यहाँ से जो ये टर्म है, ये जो टाइटल है इनका मौर्य, वो इनको मिला है। सो इनके अर्लियर लाइफ के बारे में कुछ भी शॉर्ट नहीं है, अलग अलग सोर्सेज जो है वो अलग अलग चीज़ें बतलाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है काफ़ी सर्टेन है, यानी कि जो तीनों टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कॉमन है। कुछ पॉइंट्स, जैसे कि ये पॉइंट कि ये जो है वो एक छोटे जाति के थे, यानी कि एक लोक कास्ट से बिलोंग करते थे। देखिए यहाँ जो मौर्य पोशाका है, ये लोग भी एक ट्राइबल्स थे, यानी कि एक लोक कास्ट के लोग थे, ट्राइबल्स। सो एक जो मेन कॉमन बात इसमें सामने निकल कर आती है कि ये जो मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसी ऊंची जाति के बिल्कुल नहीं थे, वो एक नीची जाति के थे।
यानी कि लोअर कास्ट के थे। वैसे ऊंचा कास्ट नीचा कास्ट ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन आज के समाज में इतना ज़्यादा लोअर कास्ट और अपर कास्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट किया गया है कि जो अच्छी बात नहीं है। सो वैसे इनको बोला जाता है कि ये लोअर कास्ट के थे, इनको शूद्र जाति का बताया जाता है, लेकिन अलग अलग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग बातें कही गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो जब चंद्रगुप्त चाणक्य के सानिध्य में आए, यानी कि उनके देख रेख में आए, उनको उनकी शिक्षा दी गई। वैसे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक पॉइंट, वैसे इस पॉइंट पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिक्षा दीक्षा है वो तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला में मैं अगर 100% श्योर नहीं हूँ, लगभग 90% श्योर हूँ कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो लगभग तक्षशिला में हुई थी। अगले वीडियो में मैं इसको बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा कि उनकी जो पूरी की पूरी जो शिक्षा है वो कहाँ की गई थी, लेकिन 90% कंफर्म है कि वो जो है वो तक्षशिला में ही हुई थी। अगले वीडियो में मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से क्या किया कि जो घनानंद था उसको हरा दिया, और जो नंद डायनेस्टी थी उसको हटा करके उसके जगह पर मौर्य डायनेस्टी की जो है वो स्थापना कर दी। चाणक्य की जो स्ट्रेटजी है पूरा का पूरा, यानी कि चाणक्य का किस तरीके से उन्होंने घनानंद को हराया चंद्रगुप्त को सामने रखकर, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी एक बुक में हमें मिलती है। और वो बुक जो है वो है मुद्रा राक्षस। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। नॉर्मली एग्जाम्स में पूछता है कि मुद्रा राक्षस यह जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है विशाख दत्त के बारे में, जो कि लिखा गया है 9th AD में। याद रखिए दोस्तों, ये जो है वो चंद्रगुप्त या फिर चाणक्य के पीरियड के दौरान, यानी कि उनके रहते हुए ये बुक नहीं लिखी गई है, बल्कि उनके लगभग 300 सालों के बाद, 600 सालों के बाद 9th AD में ये बुक जो है उनके ऊपर लिखी हुई है, जिसमें कि चाणक्य की जो कूटनीति थी, चाणक्य का जो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी था उसको मेंशन किया गया है कि चाणक्य ने कैसे घनानंद को हराया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू उन्होंने उसको हराया था। तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? विशाख दत्त। ये अब लगभग पुराना क्वेश्चन हो गया, काफी सबको याद है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यानी कि मुद्रा राक्षस में किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अब जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि मुद्रा राक्षस जो बुक है इसमें चाणक्य का जो स्ट्रैटेजी है घनानंद को हराने में, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं। तो जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त ने घनानंद को हरा करके 322 BC में मौर्य डायनेस्टी की जो है वो स्थापना कर दी। उसी दौरान जो द ग्रेट अलेक्जेंडर है वो पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए निकला हुआ था, बट हमको पता है कि इंडिया आने के बाद पोरस के साथ उसका जो वॉर था उसमें उसकी हार हुई थी, और उसके बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ा था, उसके बाद वो वापस लौट गया था। हालांकि उसके बाद उसका जो सेनापति था, यानी कि उसका जो अगला जनरल था सेल्यूकस, उसने इंडिया पे आक्रमण किया था सेल्यूकस, और इसने इंडिया पर 305 BC में जो है वो उसने अटैक किया था। तो अलेक्जेंडर ने, यानी कि सिकंदर ने तो अटैक नहीं किया था, बल्कि उसका जो जनरल था जो कि उसके बाद उसका सक्सेसर बना, तो उसने इंडिया पर 305 BC में अटैक किया और उसको चंद्रगुप्त के हाथों हार प्राप्त हुई, यानी कि चंद्रगुप्त ने उसको हरा दिया। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुआ, एक संधि की गई, और उसके थ्रू
इन दोनों में जो रीजन है वो बंटवारा हुआ। देखते हैं आगे। तो पीस कंक्लूड हुआ, एक ट्रीटी की गई जिसके तहत सेल्यूकस को 500 हाथी 500 एलिफेंट्स चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिया गया। उसके बदले में सेल्यूकस ने न सिर्फ अपनी बेटी का चंद्रगुप्त के साथ विवाह किया, इसकी बेटी का नाम था हेलेना। याद रखिएगा, इसकी बेटी का नाम था हेलेना, यानी कि सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। और साथ ही साथ 4 रीजन्स, एक है कि द्रोसिया यानी कि जो बलूचिस्तान मरकान का रीजन है वो, उसके अलावा हेरात यानी कि अरिया रीजन, उसके अलावा कांधार और साथ ही साथ काबुल, ये 4 रीजन जो है उसको चंद्रगुप्त को देना पड़ा। यानी कि सेल्यूकस को पहला नंबर तो वो पीटीटी के अकॉर्डिंग उसने उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, यानी कि अपनी बेटी का विवाह उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य को 4 अलग अलग रीजन्स, पहला है बलूचिस्तान और मकरान का एरिया, उसके अलावा हेरात, कांधार और काबुल, ये 4 रीजन जो है वो उसको चंद्रगुप्त को देना पड़ा। इसके अलावा जो हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश का रीजन जो है वो इन दोनों का जो टेरिटरी है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस का, वो हिंदू को जो है वो उसका बॉर्डर बना था। हिंदू कुश जो है वो इन दोनों के बीच का सीमा था, यानी कि बॉर्डर बना था हिंदू कुश। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस को हार के बदले में उसको अपनी बेटी का शादी जो है वो चंद्रगुप्त से करना पड़ा, यानी कि जो है एक रिलेशन जो है वो बनाना पड़ा उसके साथ। साथ ही साथ उसको अपने 4 इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो है वो भेंट के तौर पर उसे दिया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के जो कोर्ट था उसमें एक अपना एम्बेसडर भेजा था, ग्रीक एम्बेसडर, जिसका नाम था मेगास्थनीज। यानी कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नाम का एक एम्बेसडर यानी कि राजदूत भेजा था। इसने एक बुक इंडिया के ऊपर, यानी कि उस टाइम पर इंडिया में क्या क्या चीज़ें थी उसके ऊपर इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। उसने बुक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है दोस्तों, वैसे ये जो बुक है उसको एज अ सोर्स के तौर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो गलत लिखी हुई है। वैसे उस समय पे थी नहीं, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंधविश्वास चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं। इसीलिए मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत माना जाता है, इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है। अंत समय में चंद्रगुप्त जो है, जब उसने अपना जो बिंदुसार को सौंप करके उसके बाद ये चला गया श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। कर्नाटक में यहाँ पर इसने अपना जीवन की जो अंतिम समय थी उसने बिताया था। अंत समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म में की जो दीक्षा थी इसको भद्रबाहु ने दिलवाई थी, और भद्रबाहु के साथ ही ये जो है वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चला गया। वहाँ पर उसने चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर रहा, और उसके बाद कुछ ही समय बाद इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। और इनकी जो डेथ थी वो संलेखना मेथड के थ्रू की गई थी, मतलब हुई थी। संलेखना मेथड का मतलब होता है कि अन्न जल सब त्याग करके और धीरे धीरे मौत को अपना लेना। तो इसी मेथड के तहत, संलेखना विधि के तहत इन्होंने अपने आप को मौत को यानी कि सौंप दिया। तो अंत समय में इन्होंने अपना जो जीवन है वो, याद रखिएगा कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताया था। इसलिए जैन धर्म के अकॉर्डिंग, जैन धर्म के लिए श्रवण बेलगोला काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह भी है, और साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस भी है। वहाँ पर उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर समय बिताया, और संलेखना विधि के तहत इन्होंने अपनी जो
जीवन था उसको समाप्त किया। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। खास तौर पे जो सोर्सेज है, जैसे कि इंडिका बुक का राइटर कौन है, साथ ही साथ मुद्रा राक्षस में का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अब जो है ये नहीं पूछेगा कि जो मुद्रा राक्षस है उसको किसने लिखा, ये पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस का सब्जेक्ट क्या था। साथ ही साथ इनका जो डेथ हुआ वो किस विधि के तहत हुआ, तो संलेखना विधि के तहत। जो एरियाज इनको हारने के बाद सेल्यूकस के द्वारा प्राप्त हुआ था वो कौन कौन सा एरिया था, या फिर इनके और सेल्यूकस के बीच का जो बॉर्डर था, यानी कि इंडिया उस समय और जो उधर का यानी कि सेल्यूकस का जो टेरिटरी था उनके बीच का जो बॉर्डर था वो क्या था, हिंदू कुश पर्वत। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में और जानते हैं। चंद्रगुप्त के बाद में जब उसका जो सक्सेसर हुआ, यानी कि उसको जो सक्सीड किया वो था बिंदुसार। बिंदुसार ने 298 बीसी में जो है वो गद्दी का कार्यभार जो है उसने संभाला था। हिस्टोरियंस एथेनाकस ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि एथेनाकस ने, ग्रीक हिस्टोरियन एथेनाकस ने इनको अमित्रघात कहा था। अमित्रघात मतलब वैसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु न हो, उनको अमित्रघात बोलते हैं। तो ग्रीक हिस्टोरियन एथेनाकस ने इनको अमित्रघात की संज्ञा, यानी कि अमित्रघात जो है इनको बोला था। वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने भी किसी एक लीडर को इस अमित्रघात के शब्द से बुलाया था। गांधी जी ने गांधी जी का मतलब ऐसा माना था कि वो ऐसा लीडर थे जो सबको प्रिय थे, कोई उनका मतलब उनका शत्रु नहीं था। तो वो कौन से लीडर थे? या दोस्तों वो लीडर जो है वो अपने ही स्टेट बिहार के हैं। वो इंडिया के सबसे पहले राष्ट्रपति भी थे, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। यानी कि राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने अमित्रघात की संज्ञा जो है वो दी थी, यानी कि उन्होंने उनको अमित्रघात शब्द से कहकर बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि वो सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे, उनका कोई ऐसा दुश्मन वहाँ पर कोई शत्रु नहीं था। तो बिंदुसार को भी अमित्रघात शब्द से बुलाया जाता है, और ये अमित्रघात इनको ग्रेट हिस्टोरियन एथेनाकस ने बोला था। बिंदुसार जो है वो अजीवक सेक्ट को पैट्रोनाइज किया था, यानी कि ये अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और इसने उनको प्रोटेक्शन यानी कि पैट्रोनाइज किया हुआ था। चंद्रगुप्त जो है, देखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म का था। बिंदुसार जो है वो अजीवक यानी कि इसको, और जब अशोक होगा तो वो बौद्ध धर्म को फॉलो करेगा। उस समय कितना अच्छा था, जिसको जिस रिलीजन में अच्छा लगे वो उसको फॉलो कर ले। बाय बर्थ को रिलीजन जो है उनको नहीं सौंपा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म था अच्छा लगा, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। बिंदुसार ने अजीविक संप्रदाय को, और अशोक जो है वो आगे चल करके देखेंगे हम लोग कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिंदुसार ने अपने समय में एक बार जब तक्षशिला में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, तब इसने अशोक को वहाँ पर उस परिस्थिति को संभालने के लिए भेजा था, और अशोक ने उस परिस्थिति को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला था। तो काफ़ी छोटे ही समय में अशोक को काफ़ी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ जो है वो दी जाती थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एक बार में जब बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तब उसने सम्राट अशोक को वहाँ पर भेजा था, और सम्राट अशोक ने काफ़ी सही तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से उस विद्रोह को संभाला था। बिंदुसार का एथेनाकस वन के साथ भी, एंटियोकस वन के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे। उसके अलावा सीरिया, डेमाक्रिस, इन सारे जगहों पर उनको काफ़ी अच्छे सारे सीरिया यानी कि इन सारे जगहों पर उनका अच्छा खासा रिलेशन जो था।
सेल्यूकस के बाद में दोस्तों, सेल्यूकस के बाद में जब वहाँ का जो किंग हुआ, उसने एक एम्बेसडर जो है वो बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था, उसका नाम था डिमैकस। डिमैकस इसलिए दोस्तों डिमैकस को, जो मेगास्थनीज था, उसको सक्सेसर भी कहा जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये जो डिमैकस है वो मेगास्थनीज का वो जो है वो सक्सेसर है, यानी कि उसके बाद का। तो ये था दोस्तों बिंदुसार के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग अशोक के बारे में, सम्राट अशोक। बिंदुसार के बाद मौर्य डायनेस्टी का जो रूलर हुआ वो था अशोका, यानी कि अशोका को गद्दी मिली थी। अशोका के बारे में भी काफ़ी सारी बातें जो है वो लिखी गई हैं काफ़ी सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग, कि किस तरीके से इसने जो गद्दी जो है वो मिला, यानी कि इसको गद्दी की प्राप्ति हुई। इसकी माता का नाम सुभद्रांगा था या फिर धर्मा, इनका एक और नाम है। तो इनकी माता का नाम जो है वो सुभद्रांगा या फिर धर्मा कह सकते हैं। जब इनको राजा बनाया गया था तब उस वक्त ये उज्जैन के वायसराय थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब अशोका को सम्राट बनाया गया था, मगध का सम्राट बनाया गया, तब उस वक्त ये उज्जैन नगर के जो है वो वायसराय थे। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल क्रॉनिकल्स महाविमर्शा, ये कहा जाता है कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार करके ये जो थ्रोन है, यानी कि जो गद्दी है, उसको प्राप्त की थी। यानी कि 100 में से उसने 99 भाइयों को मार दिया था, और जो उसका सबसे छोटा बच्चा था वो था तीसा। इसको छोड़ करके उसने बाकी 99 भाइयों को उसने सबसे पहले क्या किया था कि मार दिया था, और उसके बाद उसने जो है वो गद्दी जो है वो अपनाया था। वैसे इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसके पीछे कोई खास पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज के अकॉर्डिंग इन चीज़ों के बारे में अलग अलग बातें जो हैं वो कही गई हैं। जैसे कि ये जो 99 भाइयों को मारने की जो बात है, वो जो श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है, यानी कि श्रीलंकन टेक्स्ट है महावामसा, इसमें लिखी गई है। अगर बात करते हैं तारानाथ, जो कि उस वक्त के एक आप कह सकते हैं कि ऋषि थे, उसके अकॉर्डिंग अशोका ने सिर्फ अपने 6 भाइयों को मारा था, और 6 भाइयों को मारने के बाद उसने जो गद्दी जो है वो अपना हासिल किया था। तो काफ़ी अलग अलग है, बट एक पॉइंट है कि उसने अपने भाइयों को मार करके ही गद्दी जो है वो अपना हासिल किया था। अशोका ने 269 में फॉर्मली जो है वो अपना गद्दी यानी कि राज्याभिषेक करवाया था। अशोका का बेटा का नाम था तिवारा, और इसकी 2 बेटियां थी, संघमित्रा और चारुमती। इसके 2 पोते यानी कि संप्रीति और दशरथ थे। इसके बाद दोस्तों हम लोग कलिंगा वॉर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि कलिंगा वॉर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम लोग पूरा का पूरा मगध का जो स्ट्रक्चर था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर मगध का जो डिफेंस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो कैसे था, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ अशोका ने अपना रिलीजन धम्म जो कि है उसकी शुरुआत की थी, और कलिंग वार में कैसे अशोका का हृदय परिवर्तन होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देना है, कुछ शिकायतें हैं, तो आप कमेंट करके बेशक मुझे बता सकते हैं। आपकी शिकायतों का मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरा ये आग्रह है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।